हैप्पी लेट इवनिंग ऑल। वेल, लेट इवनिंग इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई रात के 12:30 बज रहे हैं और रात के 12:30 बजे हम पढ़ने वाले हैं POAC, मतलब तुम तो दोपहर में पढ़ोगे ऑब्वियसली, मैं पढ़ा रही हूँ रात के 12:30 बजे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। क्या है ना, नींद आ नहीं रही थी तो सोचा कि क्यों ना आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, है ना। तो चलो तूफ़ानी करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन POAC पढ़ते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शंस में मोल की क्या एप्लीकेशंस हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में मोल की एप्लीकेशन जो हमने लगाई थी उससे हमने क्या किया था, क्या सीखा था। तो मोल के अंदर या केमिकल रिएक्शन के अंदर हमको एक स्पेशी का मोल दिया हुआ था और फिर हमने बाकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स और वो जो बाकी सारी चीज़ें होती है उनके मोल्स निकालने, कैलकुलेट करने सीखे थे, मोल एनालिसिस जिसको हम कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर हमको मल्टीपल रिएजेंट्स के मोल दिए हुए थे, तो उनसे हमने क्या देखा था कि हमारा कौन सा रिएजेंट पहले कंज्यूम हो जाता है, फिर कौन सा बच जाता है। लिमिटिंग एक्सेस की बात कर रही हूँ, है ना। तो लिमिटिंग एक्सेस देखना सीखा था हमने, वो भी हो गया था हमारा। उसके बाद हमने परसेंटेज यील्ड, रिएक्शन आधे में ख़त्म हो गई तो प्रोडक्ट कितना बनेगा। उसके बाद फिर हमने देखा था सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। मल्टीपल रिएक्शंस एक के ऊपर एक डिपेंडेंट हैं तो फिर हम कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे वो भी देख रखा था। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस देख रखी है। ये एक और पार्ट, लास्ट पार्ट है केमिकल रिएक्शन के अंदर मोल लगाने का, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ठीक है। ये चीज़ एक्चुअली मोल एनालिसिस का ही हिस्सा है जो हम करते हैं ना, स्टोइचियोमेट्री कंपेयर करते हैं और मोल निकालते हैं, ये मोर्स ओवर वही चीज़ है, ठीक है। पर मोल एनालिसिस के अंदर आपको एक वेल डिफाइंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए होती है। मोल एनालिसिस आप केवल तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक वेल डिफाइंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। अगर आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है तो मोल एनालिसिस आप नहीं कर सकते। POAC यानी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में, लिटरली किसी भी केमिकल रिएक्शन में लगा सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव आपके पास केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं भी है ना आपके पास आधी अधूरी केमिकल इक्वेशन है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर में हमें मान लो कि A ने B से रिएक्ट किया, C बना दिया या D बन गया, ऐसा कुछ हमारे पास डेटा दिया होता है, आधा अधूरा डेटा दिया होता है और हमें पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा होता है पर हमें केमिकल रिएक्शन नहीं पता होती, ठीक है। इस चक्कर में हमारा वो क्वेश्चन छूट जाता है। बट दिस कॉन्सेप्ट, बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज़ फॉर दोज जिनको केमिकल रिएक्शन लिखनी नहीं आती पूरी, स्टिल दे वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन पूरी लिखनी अगर नहीं भी आती होगी तो भी आप ये कॉन्सेप्ट लगा करके, आधी अधूरी केमिकल रिएक्शन दी हुई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, तो भी इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप क्वेश्चन में पूछे गए चीज़ का मोल मास जो भी पूछा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ठीक है। अब ये चीज़ का यूज़ तो बता दिया। ये प्रिंसिपल बेस्ड किस चीज़ पे है, या ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल कैसे आया, कहाँ से आया। तो देखो ज़रा, एटम कंजर्वेशन, बेसिकली एटम कंजर्वेशन, ये जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब है कि एटम का कंजर्व होना, ठीक है ना। मैम क्या जो अंग्रेजी में लिखा है उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो। अरे भाई, एटम का कंजर्व होना मतलब एटम का एज इट इज़, एटम का एक रिएक्टेंट के एटम का एज इट इज़ प्रोडक्ट में कन्वर्जन। बेसिकली रिएक्टेंट के पास जो मास था, यहाँ पर मैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को कम्प्लीटली रिलेट करने वाली हूँ मास कंजर्वेशन से। आई होप आप लोगों ने मास कंजर्वेशन पढ़ रखा होगा। मास कंजर्वेशन या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहते हैं, क्या है। तो भाई लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये है कि जो भी मास हमारी रिएक्टेंट का हमने लिया है, जो भी मास हमारे रिएक्टेंट का हमने लिया है वो एज इट इज़ कन्वर्ट होने वाला है प्रोडक्ट के मास में। रिएक्टेंट कोई भी हो, प्रोडक्ट कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो मास रिएक्टेंट का लिया है, जितना मास रिएक्टेंट का लिया है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट
मुझे किसी ना किसी रूप में मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ही मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ लिख लेती हूँ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ दिख रही होगी, आई होप आप लोगों को ये एरिया दिख रहा होगा पूरी तरह, है ना। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि भाई POAC प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इज़ बेस्ड ऑन, ये कम्प्लीटली बेस्ड है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है बेटा? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे, ठीक है। यानी बेसिकली इस POAC ये जो लॉ है, ये जो प्रिंसिपल है, इसके अंदर ये मुझे क्या बताता है कि किसी भी एटम का जब मैं कोई मास ले लेती हूँ रिएक्टेंट में, ठीक है ना, तो वो मास पूरा कन्वर्ट हो जाता है काय में? प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई POAC व्हेन अप्लाइड, जब POAC अप्लाई कर दिया गया टू एनी एटम, किसी भी एटम में, देन वी कुड से, तो हम बोल सकते हैं दैट द मास ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम जिस पर हम POAC लगा रहे हैं, उस एटम का मास जो है इज़ कंजर्व्ड, उस एटम का मास जो है वो कंजर्व हो चुका है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये एटम पर लगाया जाता है, और जिस पर भी मैं ये प्रिंसिपल लगा रही हूँ, जिस पर भी मैं POAC लगा रही हूँ, मैं ये बोलूँगी कि भाई उसका जो मास है वो क्या कर दिया गया है? वो कंजर्व कर दिया गया है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि उस पर्टिकुलर एटम का मास जितना रिएक्टेंट से गया है उतना ही उसका मास प्रोडक्ट में आया है, ठीक है। एक चीज़ और, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई वाइल अप्लाइंग POAC, या मैं ये कह सकती हूँ कि POAC प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये इट कैन नॉट बी अप्लाइड, ये नहीं अप्लाई किया जा सकता है मेरे बच्चों। किस पर? कैन नॉट बी अप्लाइड on well balanced chemical equation, well balanced, एक अच्छे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर नहीं लगाई जा सकती है POAC, ठीक है। POAC लगाने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ख़राब सा चल रहा है मार्कर, थैंक यू सो मच। सो POAC लगाने के लिए, ठीक है, केमिकल इक्वेशन नहीं चाहिए है, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं चाहिए। केमिकल इक्वेशन तो ऑलरेडी ऑब्वियसली चाहिए, ये वो केमिकल इक्वेशन ही नहीं रहेगी तो कंजर्व किधर कराओगे, ठीक है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं चाहिए है ना। नीचे सब ठीक है कैमरामैन? सब बढ़िया चल रहा है? सर की लाइव चैट आ गई? ओके, नहीं आई लाइव चैट, ओके। एक्चुअली सर जो हैं सर चल रहे हैं लाइव यूट्यूब पे, है ना। सर ले रहे हैं वन शॉट रिवीजन यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लिया जाए, है ना। हमारे हमेशा के कैमरामैन हमारे बायोलॉजी मैम है ही हमारे साथ, तो सही है, वीडियो भी बन जाएगा। चलो, तो कहाँ था मैं? POAC जो है वो वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर नहीं लगाया जा सकता। POAC उस केमिकल इक्वेशन के लिए है जिसको आपको बैलेंस करना ना आ रहा हो, या फिर जो कि आधी अधूरी रिएक्शन दी हो, आपके पास कंप्लीट रिएक्शन ना दी हो, ठीक है। तो POAC लगाते कैसे हैं अब देखो वो बताती हूँ, ठीक है। POAC लगाते कैसे हैं वो बताती हूँ। देखो यहाँ लगा के देखते हैं। लेट अस अप्लाई POAC ऑन, कोई एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, उस पे POAC लगाते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन लेते हैं, H2 + O2 गिविंग H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं करूँगी, ऑल्दो मुझे रिएक्शन बैलेंस करनी आती है, ठीक है, बट स्टिल मैं यहाँ पर POAC लगाना चाहती हूँ, तो मैं बैलेंस नहीं करूँगी। अब आप लोगों में से कुछ बोल पड़ेंगे, क्या मैम काय के लिए लगा रहे हो, सीधा पट
फटाफट बैलेंस करो और क्वेश्चन आंसर निकालो। सही है, वो तो एक तरीका है ही सॉल्व करने का, दिस इज़ दी अनदर तरीका, ठीक है ना, ये एक और तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैंने तो कहा ही है तुम्हें, ये उस तरह के क्वेश्चन के लिए है जहाँ तुम्हें बैलेंस करना नहीं आई। अगर मैं वैसे भारी भरकम इक्वेशन पहली बार में ही दे दूंगी तो तुम यही वीडियो बंद कर दोगे, ठीक है, और तुम किसी और के वीडियो देखोगे, बोलोगे ये मैम पागल है, कुछ भी पढ़ाती है, ठीक है। इसीलिए मैं एक छोटे से पिल्लू से इक्वेशन के साथ तुम्हें ये सिखाने वाली हूँ, ठीक है। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर POAC लगाना है, POAC लगाना है किस पर, ऑक्सीजन एटम पर। मुझे यहाँ पर POAC किस पे लगाना है बच्चों, ऑक्सीजन एटम पर, ठीक है। ऐसे मैं अपनी मर्जी से किसी पे भी नहीं लगा सकती POAC, क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है कि आपको किस पर लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑक्सीजन पे लगा रही हूँ, तो मैं कैसे लगाऊंगी, देखो मास कंजर्वेशन है, POAC यानी क्या है, मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन यानी क्या, तो भाई मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड, यानी रिएक्टेंट से जितना ऑक्सीजन मर गया प्रोडक्ट में उतना ही पैदा हो गया, सही बात है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड, अब मैं मास को क्या लिख सकती हूँ कि भाई मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू GMM ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16, ठीक है। मोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे भी लिख सकती हूँ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई बाय 16, 16 कैंसिल हो जाएगा, यानी ही मोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड। आपको अगर पता हो तो आप बैलेंस करते हुए भी यही तो करते हो, जब आप इक्वेशन बैलेंस करते हो तो आप एक्चुअली यही तो करते हो ना, मोल ही तो इक्वेट कराते हो दोनों साइड। तो मैंने बैलेंस नहीं किया, मैंने यहाँ मोल इक्वेट करा दिया, ठीक है। अब मोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड कितना है, मान लो O2 का मेरे पास 2 मोल है, O2 का मेरे पास 2 मोल है और इसका मोल मुझे निकालना है, ठीक है। O2 का मेरे पास 2 मोल है और H2O का मोल मुझे निकालना है, और ऑक्सीजन पे मैंने POAC लगा दिया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों ही जगहों पर कॉमन है, ठीक है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड कितना हो गया, तो भाई O2 का जितना भी मोल है मल्टीप्लाई बाय 2, समझ में आता है क्या, O2 का जितना भी मोल है, भाई O2 का अगर 2 मोल है तो O का मोल कितना होगा, भाई मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बेटा, 2। वैसे ही भाई यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पर ऑक्सीजन है पानी में, तो ऑक्सीजन एटम का मोल कितना है, तो जितना भी पानी का मोल है मल्टीप्लाई बाय, देखो जरा, पानी का जितना भी मोल है मल्टीप्लाई बाय 1 मोल, सही है, समझ में आ रहा है। तो अब बस O2 का मोल मुझे 2 दिया हुआ है, तो 2 × 2 इक्वल टू मोल ऑफ पानी, मोल ऑफ पानी मला काढायचं होतं, मोल ऑफ पानी कितना आ गया, 2 × 2 = 4, क्या कहते हो, सही है। देखो ज़रा, ऐसे ही और भी ले सकते हो कई सारे एग्जाम्पल। एक बहुत ही अच्छी सी इक्वेशन है मेरे पास, P4 + NaOH गिविंग PH3 + NaH2PO2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर P4 का मोल मेरे पास 3 मोल दिया हुआ है, ठीक है, P4 का मोल मेरे पास 3 मोल दिया हुआ है, इसका मोल मेरे पास 1 मोल दिया हुआ है, और मुझे PH3 का मोल निकालना है, ठीक है। एंड मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉस्फोरस इज़ कंजर्व्ड, ऐसा लिखा हुआ है, फॉस्फोरस इज़ कंजर्व्ड। व्हाट डज दिस मीन, फॉस्फोरस इज़ कंजर्व्ड, इसका क्या मतलब है। एक इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन आधी अधूरी भी हो सकती है, देखो, ठीक है, हो सकता है कि ये इक्वेशन पूरी ना हो सकता है ये इक्वेशन कंप्लीट ना हो, और एक्चुअली वो कंप्लीट नहीं भी है, यहाँ वाटर लगाया जाता है रिएक्टेंट साइड पे तब कंप्लीट होगी, ठीक है। अभी वो रिएक्शन अधूरी है, हाफ है। तो मैंने तुम्हें वही कहा था कि भाई हाफ रिएक्शन भी अगर दी है तो भी आपको, अगर कोई डेटा दिया है तो आप कोई दूसरा डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे,
तो आपको यहाँ पर एक एटम दिया हुआ है फॉस्फोरस, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉस्फोरस इज कंजर्व्ड। फॉस्फोरस इज कंजर्व्ड का मतलब ये है बेटा कि जितना भी फॉस्फोरस रिएक्टेंट में गया है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ PH3 और इन द फॉर्म ऑफ NaH2PO2। समझ में आता है, इन दोनों फॉर्म्स में कन्वर्ट हुआ है पूरा फॉस्फोरस जितना भी यहाँ से गया है। और एक और बात, फॉस्फोरस कंजर्व्ड इसीलिए लिख दिया क्योंकि वो जो चीज़ गायब है उसमें फॉस्फोरस नहीं है, यानी आप वही चीज़ के ऊपर POAC लगा सकते हो जो कि आपको यहाँ रिएक्शन में दिख रही है, बाकी की चीज़ों पे बाकी की कोई चीज़ गायब भी है तो हमें फ़र्क उससे नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर जो गायब है हाइड्रोजन, H2O गायब है, उसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो अगर कोई मुझे बोले कि भाई आप POAC हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे लगा दो तो आंसर आ जाएगा, मैं कहूँगी गलत आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ गायब है अभी फ़िलहाल मैं उस पर कंजर्वेशन लगाऊंगी तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बड़ी चालाकी के साथ देखो फॉस्फोरस गायब नहीं किया और फॉस्फोरस ही कंजर्व्ड बताया है। तो यहाँ पर मुझे रिएक्शन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास जो कंजर्व्ड चीज़ है, ठीक है, वो यहाँ पे होनी चाहिए। अब कोई ये सवाल भी पूछ सकता है, जैसे ऋषिकेश ही पूछ लेगा शायद, ठीक है, ये सवाल भी पूछ सकता है कि मैडम आपने ही तो बोले कि आपको कंप्लीट रिएक्शन नहीं भी पता होगी तो भी चलेगा, तो हमें क्या सपने में आएगा कि जो चीज़ गायब है, ठीक है, वो ही हमको कंजर्व नहीं करानी है, या जो कंजर्व कराने बोली है वो गायब नहीं है। बेटा अगर क्वेश्चन में उन्होंने कंजर्व कराने कोई चीज़ बोली है इसका ही मतलब ये है कि आप उस पर POAC लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे फॉस्फोरस कंजर्व कराना है तो मैं उस पर POAC लगा सकती हूँ। देखो ज़रा उस पर लगाया जाए POAC, यहाँ लगाते हैं। देखो POAC का क्या मतलब होता है, मास कंजर्वेशन, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मास ऑफ फॉस्फोरस एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑफ फॉस्फोरस एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब मास ऑफ फॉस्फोरस एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड कितना हो जाएगा, तो भाई मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम इनटू GMM ऑन द रिएक्टेंट साइड, वैसे ही मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम प्रोडक्ट साइड इनटू GMM, 31 कैंसिल। अब फॉस्फोरस एटम का मोल रिएक्टेंट साइड पे कितना, फॉस्फोरस एटम का मोल रिएक्टेंट साइड पे कितना, तो भाई P4 का मोल देखो ना, P4 का मोल जितना भी है मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और प्रोडक्ट पे कितना, तो PH3 का मोल जितना भी है मल्टीप्लाई बाय 1, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मोल ऑफ PH3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फॉस्फोरस तो दो जगह है ना यहाँ पे, NaH2PO2 में भी तो है, तो मोल ऑफ NaH2PO2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी तो होगा। आई होप दिख रहा होगा कैमरामैन, ठीक है। तो P4 का जो मोल है वो कितना है, तो 3 है, तो 3 × 4 इक्वल टू PH3 का मोल कितना है, निकालना है मोल ऑफ PH3 × 1 प्लस मोल ऑफ NaH2PO2, 1 मोल 1 × 1 इज 1, 3 4 12 इक्वल टू मोल ऑफ PH3 प्लस 1, तो मोल ऑफ PH3 क्या हो जाएगा, 12 में से 1 गए 11, दिस मच मोल ऑफ PH3 वी गेट, इतना मोल ऑफ PH3 का आएगा, ठीक है। तो बाय दिस मेथड आप POAC किसी पर भी निकाल सकते हो, किसी पर भी लगा सकते हो, ठीक है, POAC लगा सकते हो। तो चलो फटाफट से इस पे अच्छे क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है। मैं ये रेज करती हूँ, तब तक टाइम बचाने के लिए पॉज कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चंस भी लिख लिए मैंने, ठीक है ना, ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। तो देखो ज़रा फटाफट से, ये क्वेश्चंस है, बट इन क्वेश्चंस से पहले, ठीक है, ये अच्छे बढ़िया सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस से पहले मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे रिएक्शंस दे रही हूँ और उन रिएक्शंस में आप POAC मुझे लगा करके दिखाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर फटाफट से लिखेंगे हम कि भाई अप्लाई द POAC, ठीक है, ऑन रिएक्शन लिख लेते हैं फट से, H2 + I2 गिविंग HI POAC, ठीक है, यहाँ पे ऑन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये एक रिएक्शन है, इस पे आपको हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों पे POAC लगाना है। सेकंड N2O5 + H2O गिविंग HNO3, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों पर POAC लगाना है।
POAC लगाने का मतलब है सिर्फ उसकी इक्वेशन बनाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको नाइट्रोजन पे POAC लगा के दिखाती हूँ, देखो तो मास ऑफ नाइट्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड, या फिर ऑक्सीजन पे लगा कर दिखाती हूँ, ऑक्सीजन पे ज़्यादा ईजी होगा, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड पे अगर ऑक्सीजन देखूँ तो क्या हो जाएगा, तो भाई ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, ठीक है। तो वो हो जाएगा मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन इसमें कितना होगा, तो वो होगा मोल ऑफ N2O5 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, प्लस इसमें कितना होगा, तो वो होगा मोल ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम, और इधर ऑक्सीजन कितना होगा, मोल ऑफ HNO3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम, ठीक है ना। ये बन गई POAC की इक्वेशन, समझ में आता है। आपको सिर्फ इस तरह की इक्वेशन बनानी है, हाइड्रोजन के लिए भी, नाइट्रोजन के लिए भी, यहाँ पर आयोडीन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी। बस ये इक्वेशन एक बार बनानी आ गई तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सारी की सारी वैल्यूज़ उस पर डालेंगे और फिर जो चीज़ें नहीं आती है उसे आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो ऐसे ही अगर आपने हाइड्रोजन की बनानी है तो हाइड्रोजन की कैसे बनाओगे, तो भाई वही मास ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड पे मास ऑफ हाइड्रोजन अब यहाँ पे तो है नहीं, हाइड्रोजन केवल यही है, तो मोल ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, इक्वल टू मोल ऑफ HNO3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा। वैसे ही अगर नाइट्रोजन पे लगानी है तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन पे लगानी है तो मास ऑफ नाइट्रोजन इन द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन इन द प्रोडक्ट साइड। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू मोल ऑफ N2O5, और ये हो जाएगा भाई 1 इंटू मोल ऑफ HNO3, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आता है क्या, देखो ज़रा इस तरीके से अगर आप लगा लें। अब HI वाला तो आप लगा ही लेंगे, बैलेंस नहीं करनी है उसमें इक्वेशन को, ठीक है ना। अगर आपके पास कंप्लीट इक्वेशन है, बैलेंस करनी आ रही है तो मोल मोल एनालिसिस से सॉल्व करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं तो कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। देखो अब प्रोडक्ट ही कितना खतरनाक बन गया है यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट है C11H22O5 LiAlH, ऐसा एक प्रोडक्ट है। ये बना किससे है, तो भाई ये बना है जब C12H22O11 को मैंने रिएक्ट किया है LiAlH4 के साथ, ठीक है ना, और कुछ भी रिएजेंट्स इसमें हमने डाले होंगे, आई डोंट नो, मेरे को एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए था एंड सीरीज ऑफ रिएजेंट्स, ठीक है, और भी बहुत सारे रिएजेंट्स हमने इसमें डाले होंगे, वी डोंट नो, बट वो सब रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट जो है वो ये मिला है। यहाँ पे इसका मास मुझे दिया हुआ है 3.42 ग्राम, जिससे मैं इसका मोल निकाल लूँगी, मेरे ख्याल से 3.42 डिवाइडेड बाई 342 यानी 0.01 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या बोला है, मुझे यहाँ पे पूछा है मास इसका, ठीक है, और मुझे यहाँ पे एक चीज़ लिखनी थी एक्चुअली जो मैंने नहीं लिखा, एंड कार्बन इज़ कंजर्व्ड, ये लिखना था मुझे, जो कि मैं जल्दी जल्दी में भूल गई, ठीक है। कार्बन इज़ कंजर्व्ड, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, तो कार्बन इज़ कंजर्व्ड, कार्बन कंजर्व्ड बताया है। तो कार्बन कंजर्व्ड बताया है, इसी का मतलब क्या है, इसका मतलब ही ये है कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये एक्चुअली आपको अप्लाई करना है, किस पे अप्लाई करना है, कार्बन पे अप्लाई करना है। तो सीधा सीधा लगा दो, POAC लगा दो ऑन कार्बन। तो आप क्या करोगे फिर, तो मास ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू मास ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट साइड। मास ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट साइड का मतलब क्या हो जाएगा भाई, वही मोल ऑफ कार्बन इंटू GMM ऑफ कार्बन इन द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट साइड इंटू 12, ठीक है। मोल ऑफ कार्बन इन द रिएक्टेंट साइड क्या हो जाएगा, तो इसमें देख लो कितने मोल है, तो भाई मोल ऑफ C12H22O11 मल्टीप्लाई बाई कितना एटोमिसिटी 12 इक्वल टू भाई मोल ऑफ प्रोडक्ट जो भी है मल्टीप्लाई बाई एटोमिसिटी कितनी 11, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसका मोल यहाँ रख दूँ, ये मोल यहाँ रख दूँ, तो इट विल बी 0.01 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 11 इंटू मोल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 11, ये आ जाएगा तुम्हारा मोल ऑफ प्रोडक्ट
मास निकालना है तो उसके GMM निकाल लो, GMM निकाल के फिर मोल से मल्टीप्लाई करो, कमेंट करो मास क्या आता है। ठीक है, फटाफट से कमेंट करो मास क्या आता है। चलो जल्दी बताओ क्या आ रहा है मास। वैसे GMM की अगर बात करूँ कितना आ रहा है तो GMM आ जाएगा इसका 12 11 ज़ा कुछ 12 × 11 1 2 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 2 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 2 3 132 और ऑक्सीजन का आ जाएगा 22, सॉरी हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन 22 और एक यहाँ पे सीधा ले लो ना 23। ठीक है, ऑक्सीजन का आ जाएगा 16 5 80, लिथियम का आ जाएगा 7 और एल्यूमिनियम का आ जाएगा 27, तो वो आ जाएगा 34, 5 और 4 आ जाएगा 9। ठीक है ना, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और ऐसे 16 और 269 कुछ आ रहा है, 269 कुछ आ रहा है भाई, हाँ 269 कुछ आ रहा है। ठीक है, तो फटाफट से हम क्या कर देंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा 0.12 इंटू 269 डिवाइडेड बाय 11। अब तो इसको कर ही सकते हो। ठीक है ना, 2.69 इंटू 1 3.5 कुछ आ जाएगा, देखो 3.5 कुछ आएगा। देखो ज़रा बताओ क्या आता है, कमेंट करो। अब वैसे ही अगर इस क्वेश्चन की बात करूं P4 और ऑक्सीजन वाले, तो देखो ज़रा P4 और ऑक्सीजन वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो 248 ग्राम ऑफ P4 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, P4 जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करता है, देता है P4O10 प्लस P4O6 देता है। ठीक है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ P4O10। ओके, इसका भी मोल कैलकुलेट करना है और इसका भी मोल कैलकुलेट करना है। ठीक है, P4 का 248 ग्राम दिया है, 248 बाय P4 का GMM 31 इंटू 4 दैट इज़ 124, 124 2 ज़ा 248 भाई, 248 इंटू GMM इज़ 31 इंटू 4, 31 इंटू 4 कट पिट के सब आ जाएगा 2 मोल। फिर वैसे ही 256 बाई 32 कितना आएगा भाई, शायद 8 आ जाएगा, 8 ही तो आएगा, हाँ 8 मोल। ठीक है, अब आप चाहो, अगर आप चाहो तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिलेगी, मोल मोल एनालिसिस करो, खुश रहो। या फिर आप POAC भी लगा सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, फॉस्फोरस पर भी और ऑक्सीजन पर भी, क्योंकि आप यहाँ देखोगे कि दोनों में से एक भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकलने वाला है। ठीक है, या लिमिटिंग ना भी निकले, या लिमिटिंग की बात मैं ना भी करूं, तो मैं दोनों पे, मैं इसके मोल को x ले लेती हूँ, इसके मोल को y ले लेती हूँ और मैं दोनों पर POAC लगा देती हूँ। मैं POAC लगा सकती हूँ ऑन फॉस्फोरस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फॉस्फोरस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ P4, 4 टाइम्स ऑफ मोल ऑफ P4 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P4O10, 4 टाइम्स ऑफ मोल ऑफ P4O10 प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोल ऑफ P4O6। ये एक लग गया, तो मोल ऑफ P4 कितना है 2, तो 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 4x प्लस 4y, इसका x इसका y। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू x प्लस y, दिस विल बी द इक्वेशन। ऐसे ही आप ऑक्सीजन पे अगर POAC लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ऑक्सीजन ऑफ मतलब मोल ऑफ O2 दैट इज़ 8, तो 2 8 जो हो जाएगा 16 इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू एक्स दैट विल बी 10x प्लस यहाँ पे आ जाएगा मोल ऑफ दिस इंटू 6 दैट इज 6y। ये एक इक्वेशन आ जाएगी। तो अब 2 इक्वेशन, 2 अननोन, बड़े मज़े से लीनियरली सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो और फटाफट से कमेंट करो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट POAC। POAC म्हणजे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। जहाँ भी आपको कोई ऐसी रिएक्शन दी है जिसे आपको बैलेंस करना नहीं आता है, ठीक है, तो आप जिस एटम का डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उस पर POAC लगाएं और उसके बाद उसको सॉल्व करके जो अननोन चीज़ है उसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में जो भी एप्लीकेशंस थी मोल की वो हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, इसके बाद फटाफट से अब हम सॉल्यूशंस पर
ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और उससे भी पहले एक्चुअली डेंसिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे आपको पढ़ाने थे, तो अब वो डेंसिटी वाली वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। डेंसिटी की कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस को हम अब आगे देखेंगे कि भाई डेंसिटीज़ कितने प्रकार की होती है, क्योंकि अब मैं मोल को लगाने वाली हूँ सॉल्यूशंस पे, ठीक है। सॉल्यूशंस पता होगा आप लोगों को, लिक्विड सॉल्यूशंस पे, तो वहाँ पर मुझे एक्चुअली डेंसिटी का बहुत काम पड़ने वाला है। तो मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इन सॉल्यूशंस पढ़ाने से पहले डेंसिटीज़ के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। तो अब जो अगला वीडियो आएगा दैट विल बी ऑन टाइप ऑफ डेंसिटीज़, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फटाफट से अगले वीडियो में मिलेंगे। चलो गुड बाय बच्चों।